हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। स्वागत है आपका इस वीडियो में जहां हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट प्लेसेस इन न्यूज को। वो सारी जगह जो न्यूज में है जिनको आपको अपने एटलस में या मैप में लोकेट करना है ताकि आपके पास एक ही जगह सारी की सारी लोकेशंस और उनके नाम रह सके। तो हम इसको हफ्ते दर हफ्ते रिवाइज करते हैं। आई होप अपने पिछले हफ्ते की लोकेशंस को मैप पे मार्क कर लिया है। जो अफ्रीका या बाकी की रीजन की बॉर्डरिंग कंट्रीज हैं, ब्लैक सी के आसपास कौन सी कंट्रीज उनको रिवाइज कर लिया है। तो चलिए इस हफ्ते की इंपॉर्टेंट न्यूज की तरफ बढ़ते हैं और पहले देखते हैं दो प्रैक्टिस क्वेश्चंस। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग डिगो ग्रेशिया आइलैंड। ये रिसेंटली न्यूज में था और काफी महत्वपूर्ण आइलैंड है। इस पे दो आपको ऑप्शन दिए गए। इट्स अ कोरल अटॉल, द लार्जेस्ट नॉर्दर्न मोस्ट मेंबर ऑफ चेगोस आर्किपेलागो। It is in the Central Indian Ocean. It is part of British Indian Ocean Territory. अब आपको ध्यान रखना है डिगो ग्रेशिया कहां पर है। क्या ये चेगोस का पार्ट है या अलग है? क्या इसके साउथ में, क्या उसके नॉर्थ में? तो ये क्वेश्चन में आप फंस सकते हैं बार बार, क्योंकि आपसे नॉर्दर्न मोस्ट पूछा जा रहा है, लार्जेस्ट पूछा जा रहा है। तो ये याद रखिए क्या ये है या नहीं है। और इज इट पार्ट ऑफ ब्रिटिश इंडियन ओशियन टेरिटरी? विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट करेक्ट? 1, 2, बोथ या नीदर? सोचिए पहले कि चेगोस आर्किपेलागो कहां पर है। डिगो ग्रेशिया न्यूज में भी बार बार रहती है, कहां पर लोकेटेड है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। द टर्म वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ओपन एयर प्रिजन इज ऑफन यूज्ड कोलोक्वियली टू डिस्क्राइब गाजा स्ट्रिप, ग्वाटानामो बे डिटेंशन कैंप, शाहरोनिम प्रिजन और मिरीहाना इमिग्रेशन डिटेंशन सेंटर। ये कुछ इंपॉर्टेंट सेंटर्स हैं जो एक कैद खाने की तरह देखे जाते हैं, लेकिन इनमें से सबसे बड़ा ओपन एयर प्रिजन किसे कहते हैं? ये बहुत ज्यादा न्यूज में रहा रिसेंटली। इसको लेकर एक न्यूज भी है जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो बताइए कमेंट में वो कौन सी जगह है जिसको ओपन एयर प्रिजन कहते हैं, यानी एक ऐसी जेल जो खुली हवा वाली जेल है। बताइए आप आंसर्स में। और अब जानते हैं पिछले क्वेश्चन का आंसर, विच इज अबाउट डिगो ग्रेशिया। अब डिगो ग्रेशिया न्यूज में इसलिए आया क्योंकि कुछ भारतीय मछुआरों को वहां पकड़ लिया गया और ये एक ब्रिटिश ओवरसीज टेरिटरी है, बिल्कुल है। और ये चेगोस आर्किपेलागो का भी पार्ट है, लेकिन पहला स्टेटमेंट इनकरेक्ट इसलिए हो जाता है क्योंकि नॉर्दर्न मोस्ट नहीं, सदर्न मोस्ट है। सबसे साउथ में ये आइलैंड है अटॉल, और ये सेंट्रल इंडियन ओशन में लोकेटेड है। सेंट्रल इंडियन ओकेशन जो इंडियन ओशन है ये चेगोस आर्किपेलागो की लोकेशन है, और उसके सबसे साउथ में कोई है तो वो आपका डिगो ग्रेशिया। देखो डिगो ग्रेशिया सबसे अंत में है, बिल्कुल अलग सा टूटा हुआ बाहर की तरफ है। सबसे पहला इसका पैरोस है, फिर सोलोमन, नेल्सन, थ्री ब्रदर्स, ईगल आइलैंड, डेंजर आइलैंड, एगमंट आइलैंड, ये सब चेगोस आर्किपेलागो का ही पार्ट है। और खास बात यह कि डिगो ग्रेशिया एक ऐसी जगह है जहां पर अमेरिका की नेवल बेस है, उनके बॉम्बर्स यहां खड़े रहते हैं, तो इससे उनको पूरा कमांड एक तरह से मिलता है इस रीजन के आसपास, बहुत ज्यादा पावर को दर्शाने की क्षमता। इस मैप को हम डिटेल में देखेंगे, बट जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन आपको ध्यान रखना है इट इज एट द लोअर मोस्ट पॉइंट विच इज डिगो ग्रेशिया। सबसे ऊपर पैरोस है और सबसे नीचे आपका आ गया डिगो ग्रेशिया। कहां पर है? सेंट्रल इंडियन ओशन में। इंडिया के अंडमान निकोबार से नीचे ये लोग लोकेटेड है, तो वो मैप थोड़ा दिमाग पर सोचो कहां पर है। और दूसरा ओपन एयर प्रिजन विच इज गाजा। गाजा को सबसे बड़ा ओपन एयर प्रिजन कहते हैं क्योंकि उसको चारों तरफ से इजराइल, इजिप्ट वगैरह ने घेर के रखा हुआ है। मेडिटेरेनियन सी में भी उनके लोग नहीं उतर सकते, शिप्स को ब्लॉक किया जाता है। वहां पे इजरायली नेवी खड़ी होती है, उनकी दो क्रॉसिंग है, दोनों क्रॉसिंग ब्लॉक रहती है। तो एक तरह से बहुत ही ज्यादा मुश्किल है वहां पे सर्वाइव करना। वो एक तरह की जेल है, ऐसी जेल जिसकी जो आप उस गाजा के अंदर अगर आप हैं तो आपको कोई अरेस्ट नहीं कर रहा, पर आप उससे बाहर नहीं निकल सकते, आप उस टेरिटरी में फंसे हुए हैं, इसलिए उसे ओपन एयर प्रिजन कहते हैं। बाकी जगह जो ऑप्शन दिए गए थे वो सही में जेलें हैं, तो इसे ओपन एयर प्रिजन कहते हैं, पर वो जेल नहीं है। उस जगह को गाजा को कहा जाता है क्योंकि उसको इस तरह से बंद करके रखा जाता है इंटरनेशनल प्रेशर की वजह से, पॉलिटिक्स की वजह से और हमास के हमलों की वजह से भी कुछ हद तक। अगला टॉपिक है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया न्यूज में इसलिए आया क्योंकि इंडोनेशिया के जो प्रेसिडेंट हैं प्राबोवो सुबियानोतो, ये इंडिया के रिपब्लिक डे परेड के चीफ गेस्ट होने वाले हैं। और इंडोनेशियन आर्मी ने अपना सबसे बड़ा कंटिंजेंट भेजा है कर्तव्य पथ पर इंडियन मिलिट्री के साथ परेड करने के लिए। तो जैसे ही बात आई तो सवाल उठा इंडोनेशिया कहां है। तो इंडोनेशिया एक ऐसी कंट्री है जो पूरे आइलैंड्स की एक चेन है जो आपको साउथ ईस्ट एशिया में देखने को मिलती है। इंडिया के लिए स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। याद रखिए इंडोनेशिया इज पार्ट ऑफ आसियान। आसियान में कितने मेंबर्स हैं? आसियान में 10 मेंबर हैं। साउथ ईस्ट एशिया की सारी कंट्रीज मेजरली सारी इसकी पार्ट है। 10 मेंबर्स हैं। इसमें कौन कौन के मेंबर्स हैं हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं आईआर के वीडियोस में कई बार। आपको आसियान के मेंबर्स पता होने चाहिए। इट इज कंबोडिया, लाओस, म्यांमार, वियतनाम, थाईलैंड, SLMVT, ये गरीब थोड़े से देश हैं, बाकी उधर वाले अमीर हैं, सिंगापुर, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, ब्रूनी। ये 10 कंट्रीज हैं जो अभी पार्ट है आसियान का। आसियान के साथ इंडिया की फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, तो एक तरह से इंडोनेशिया के साथ भी भारत की FTA है और इंडोनेशिया के साथ भारत की पार्टनरशिप डेवलप हो रही है। साउथ ईस्ट एशिया की कंट्री है ये, यहां लोकेटेड है ये, और इससे जो इनके प्रेसिडेंट है वो इंडिया आ रहे हैं चीफ गेस्ट के रूप में। इसकी बॉर्डर मलेशिया से लगती है, इंडोनेशिया की लैंड बॉर्डर्स पापुआ न्यू गिनी से और तिमोर से। देखो पापुआ न्यू गिनी का जो इलाका है या तिमोर का जो इलाका है या मलेशिया का जो इलाका, देखो हर पापुआ न्यू गिनी आधे आइलैंड पर है,
यहाँ इनकी बाउंड्री मलेशिया से भी लड़ती है, क्योंकि ये जो आइलैंड है इसे बोर्नियो आइलैंड कहते हैं। बोर्नियो आइलैंड एक ऐसा बिरला आइलैंड है जिस एक आइलैंड पे 3 देश हैं। यानी इधर वाला जो आपको डार्क ग्रे में दिख रहा है ये इंडोनेशिया है, ये जो व्हाइट में दिख रहा है यहाँ ये मलेशिया कंट्री है, और ये छोटा सा ऊपर डॉट जो है ये सर्कल ये ब्रूनी है। तो एक पूरे आइलैंड का नाम बोर्नियो है, इसी में 3 देश भी स्थित हैं। इसके अलावा बाकी ये भी आपका सिंगापुर इंडोनेशिया का पार्ट है। यहां पर टिप पर, मलेशिया की टिप पर आप देखोगे तो आपको दिखेगा सिंगापुर। और ये जो लोकेशन है स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये है स्ट्रेट ऑफ मलक्का। स्ट्रेट ऑफ मलक्का एक ऐसी जगह है जो चाइना के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है। वो बार बार चाहते हैं कि स्ट्रेट ऑफ मलक्का पर उनका कब्जा रहे, ताकि वो बड़े ही आराम से यहां पर ऑपरेट कर पाए, उनको कोई दिक्कत ना हो शिप मूवमेंट में, स्ट्रेटेजिकली उनको बांध के रखा जा सके। और इसलिए वो चाहते हैं कि यहां इससे जान छुड़ाई जाए, इसलिए वो पाकिस्तान से चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बिल्ड करते हैं ताकि वो इस स्ट्रेट पर निर्भर ना रहें। और भारत चाहता है कि इस पर दबाव बना के रख सके, इसलिए यहां पर एक पोर्ट भी हम बिल्ड कर रहे हैं, सबांग पोर्ट, जो इंडिया इंडोनेशिया के साथ मिलकर बना रहा है। सबांग पोर्ट से इंडोनेशिया, सबांग पोर्ट, स्ट्रेट ऑफ मलक्का, इंडोनेशिया, बोर्नियो आइलैंड बाउंड्री किसके साथ शेयर करता है, ये सब आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री इस लिहाज से भी हो जाती है। रन 17,000 से भी ज्यादा इसमें आइलैंड है, सुमात्रा, जावा, कालीमंतान। और खास बात यह ना, ये इनकी हेरिटेज जो है, ये सबांग पोर्ट आपको यहाँ दिख रहा है, इनकी हेरिटेज कल्चरल रिलेशन इंडिया से बहुत सारे हैं। पहले इंडियन अंपायर्स का यहाँ पर कुछ कब्जा भी था, खासतौर पर हम जब चोलास की बात करते हैं तब, तो एक पुरानी हिंदू और बुद्धिस्ट सभ्यता से भी इनका एक जुड़ाव है, उसको भी हम फोकस में रखते हैं। रिसेंटली 2-4 हमने और यहाँ के आसपास के जो ज्वालामुखी है उनके बारे में बात की थी, कुछ जैसे माउंट मेरापी, माउंट क्राकाटुआ, इन दोनों को हमने मैप किया था। तो मुझे बताइए माउंट मेरापी कहां पर है? हमने मैप किया था, मैप शेयर किया गया था आपके साथ। हाईएस्ट पीक है इसकी पुंकाक जाया पापुआ न्यू गिनी के पास, जो 16,000 फीट की है। क्लाइमेट मेजरली ट्रॉपिकल रहता है। तो ये हो गई खास बात इंडोनेशिया की। इंडोनेशिया कहां पर है, किस चीज का पार्ट है, क्यों इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट है, क्या हम कोई पोर्ट वहां पर बना रहे हैं, ये हमने समझा। अगले टॉपिक पे जाते हैं जो बात करता है काबो वर्दे की। वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि काबो वर्दे एक ऐसा आइलैंड है जो पूरी तरह से डूब जाएगा। ठीक है, और इसीलिए इसको भी 140 मिलियन पर ईयर अगर नहीं गया गया 2030 तक, तो ये क्लाइमेट चेंज से नहीं लड़ पाएगा ये आइलैंड। तो काबो वर्दे कहां पर है? तो अफ्रीका को जो आप देखते हो कोस्ट के बिल्कुल, ये आप जो आपकी वेस्टर्न कोस्ट देखते हो, वेस्टर्न कोस्ट से दूर जाओ तो यह आपको काबो वर्दे देखने को मिलेगा। ये सदर्न मोस्ट अफ्रीका के केप पर है, आइलैंड कंट्री है, और 10 वॉल्केनिक आइलैंड है इसमें मिला के। लगभग 4,000 किलोमीटर का देश है। पोर्टुगीज यहां बोली जाती है, कैपिटल इसका प्राया है। अब ध्यान रखिए, कुछ टाइम पहले हमने एक और देश के बारे में जाना था, कुछ इसी तरह की जो इलाके थे। ये जो आइलैंड्स हैं, ये आइलैंड्स, ये वाले आइलैंड क्या कहते हैं, ये वाले आइलैंड क्या नाम है इनका, जिनके थ्रू लोग कोशिश करते हैं कि वो स्पेन में घुस सके, क्या नाम है इनका? तो ये बात हो गई काबो वर्दे की। काबो वर्दे कहां पर है? अफ्रीका के पास है, जस्ट इस इलाके में। और ये बेचारा तबाह हो जाएगा क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए। इन देशों को पैसे चाहिए 140 मिलियन पर ईयर टिल 2030, वो नहीं दिए गए तो इनकी हालत खराब हो सकती है। तो अगर काबो वर्दे पूछा जाए मैप में तो कहां है? देखिए मैप रिवाइज ऐसे ही होता है। हमने पिछले हफ्ते ये लोकेशन कवर की, आज हमने ये आइलैंड कवर की, उससे पहले हमने ये वाली बाउंड्री की कंट्रीज कवर की थी 3 हफ्ते पहले। तो अगर आप हर हफ्ते रिवाइज नहीं करोगे पिछला आप खोल के, तो आप प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं कर पाओगे। 15-20 मिनट की वीडियोज हैं, 5 मिनट आप पिछले जो आपने कंटेंट मैप जहां रखा है उससे रिवाइज कर लोगे तो बड़ी आसानी के साथ आपको सारे लोकेशंस याद हो जाएंगे बिना एक्स्ट्रा मेहनत किए हुए। तो ये काबो वर्दे, ये रहा ये इलाका, यहां आपको दिख रहा है। ये कहां पर है? अटलांटिक ओशन में है। ठीक, आगे आते हैं ओपन एयर प्रिजन के पास, यानी गाजा के पास। गाजा को लेकर एक सीज फायर एग्रीमेंट साइन हो गया इजराइल और गाजा के बीच में। अब सबसे पहले गाजा एक ऐसी सो कॉल्ड टेरिटरी है विद इन इजराइल जिसके ऊपर कंट्रोल अभी किसका है? तो हमास का। हमास एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है। तो हमास ने अक्टूबर के महीने में इजराइल के ऊपर हमले किए थे। उससे पहले इजराइल लगातार हमास और इजराइल के बीच में झगड़े चलते रहते हैं। असल में इजराइल के मैप को अगर आप देखो, जो हमने कई बार डिस्कस किया है, इजराइल इस तरह से दिखता है। यहां पर इजराइल है, ये है स्टेट ऑफ इट इज स्वेज कनाल, यहां से है, यहां स्वेज कनाल बहती है। ये कौन सी जगह? रेड सी, यहां वाला रेड सी है। रेड सी से आप ऊपर आते हो तो आप गल्फ ऑफ अकाबा में पहुंचते हो। तो या तो गल्फ ऑफ अकाबा है, यहां पर गल्फ ऑफ स्वेज है, और ये ऊपर इसके यहां पर इजराइल है। अब इजराइल में 2 हिस्से हैं, देखो वेस्ट बैंक, इसके ऊपर फाता का कंट्रोल है। यहां पर इनके पास थोड़ी ऑटोनॉमी भी है, लेकिन मिलिट्री कंट्रोल इस रीजन के ऊपर अभी भी एक तरह से इजराइल का ही है। यहां पर है गाजा स्ट्रिप। गाजा स्ट्रिप को हमास कंट्रोल करता है, और हमास के साथ अभी इजराइल ने एक एग्रीमेंट किया है। अक्टूबर में क्या हुआ था?
गाजा से हमास के लड़ाके इजराइल में एंटर हुए थे, वहां से उन्होंने हमले करने स्टार्ट कर दिए थे, कुछ लोगों को अगवा करके वो अपने देश वापस लेके चले गए थे। उसके बाद एक बहुत बड़ा हमला इजराइल ने गाजा के ऊपर किया था, जिसमें कई लोगों की जान गई, लगभग 50,000 लोग मारे जा चुके हैं। और जब ये सब हो गया तो अब जाकर इन्होंने एक सीज फायर एग्रीमेंट साइन की है इजराइल के साथ। तो इस सीज फायर एग्रीमेंट के तहत ये बोला गया कि जो 15 महीने की वॉर है वो अब खत्म हो जाएगी। इसके अंदर जो ये एग्रीमेंट हुआ, कहां हुआ? कतर की कैपिटल दोहा में हुआ। इसमें कतर, इजिप्ट और यूएसए ने बोला नहीं इसको करना चाहिए। इसके अंदर हमास ने बोला है कि 33 हॉस्टेज जो उनके पास अभी हैं वो पहले वापस भेजेंगे, जिनमें बच्चे हैं, औरतें हैं और बूढ़े लोग हैं। उनके बदले में इजराइल की जेलों में जो पैलेस्टीनियन लोगों को अरेस्ट करके रखा है या मिलिटेंट्स को अरेस्ट करके रखा है उनको छोड़ा जाएगा। जब वो वापस आ जाएंगे उसके बाद धीरे धीरे गाजा से इजराइल की फोर्सेस पीछे हटेंगी। उसके बाद 600 ट्रक एड, खाना, सप्लाईज, ये सारे प्रोवाइड किए जाएंगे इजराइल को। इजराइल ने अभी तो बंद कर रखा ना एंट्री, तो इजराइल वो मौका देगा कि बाकी देश, यूएसए हो गया, इजिप्ट हो गया, कतर हो गया, सारे इतना सारा जो एड है हर दिन वहां पर पहुंचा पाए, ताकि वहां के लोग जो सफर कर रहे हैं उनको थोड़ी हेल्प मिल पाए। और इसके बाद जो लोग नॉर्दर्न गाजा से निकले थे वो वापस गाजा में आएंगे, जो वहां के पैलेस्टीनियन सिटीजन हैं। और इस तरह से फिर जब ये खत्म होगा ना, दूसरा फेज स्टार्ट होगा। दूसरे फेज में बाकी जो हॉस्टेज उनको निकाला जाएगा और बाकी जो इजरायली ट्रूप है वहां से हटेंगी। और तीसरे फेज में रिकंस्ट्रक्शन होगा गाजा का, इजिप्ट, कतर और यूनाइटेड नेशंस की देखरेख में। और जो भी हॉस्टेज बचे हुए हैं या किसी की बॉडी रखी हुई है या कोई दिक्कत है वो सब कैंसिल हो जाएगा, वो सब पूरा हो पाएगा। तो एक बार ना मैप पे देखो क्या हो रहा है। ये गाजा स्ट्रिप है, यहां से हमले गाजा से हमास ने स्टार्ट किए। इनके कुछ लड़ाके गए, कुछ पैराग्लाइडर गए, उसके बाद इजराइल ने इनके ऊपर हमले करने स्टार्ट किए। तो कई लोगों को अगवा करके हमास ने रखा हुआ, जिनमें बच्चे थे, औरतें थे, बूढ़े लोग थे। और उसके बाद लगातार इजराइल की फोर्सेस एंटर करती है, हर तरफ से हमले करते हुए गाजा को ऑलमोस्ट कंट्रोल कर लेती हैं। अब गाजा में एंटर करने के दो रास्ते हैं, दो क्रॉसिंग। ये जो इलाका है इजिप्ट से, ये है राफा क्रॉसिंग और यहां है एरेज क्रॉसिंग। मैप पे देखते हैं। हाँ, इधर देखो, इधर है राफा क्रॉसिंग, ऊपर है एरेज क्रॉसिंग। सारी क्रॉसिंग कंट्रोल करके रखता है इजिप्ट। इजिप्ट को बोला गया भाई इस रास्ते को बंद करो, तो ये इजिप्ट रास्ता बंद है। एरेज क्रॉसिंग तो इजराइल के पास है, ये भी बंद है। यहां पर एक और करीम शलोम गुड्स क्रॉसिंग है, ये भी बंद कर दिया गया। मेडिटेरेनियन सी है। तो हुआ ये था कि यहां से घुसे थे हमास के लोग और उन्होंने हमला करके लोगों को हॉस्टेज बनाना स्टार्ट किया था। उसके बाद इजराइल ने बहुत तगड़ा हमला यहां पे स्टार्ट किया, जिनमें वो इजराइल में हमले करने स्टार्ट किए। इजराइल ने इस पूरे रीजन के ऊपर, कई लोगों को यहां से भागना पड़ा, कई लोग निकल गए। तो अब जो एग्रीमेंट हुआ है वो 3 फेज के अंतर्गत सीज फायर एग्रीमेंट पूरी होगी। पहले 15 दिन के अंदर जो बूढ़े बच्चे या महिलाएं हैं उनको हमास छोड़ेगा। बदले में जो लोग अरेस्ट किए गए हैं इजराइल के द्वारा, कुछ प्रिजनर्स, वो वापस छोड़े जाएंगे गाजा के लिए। ठीक, वो काम पूरा होगा। उसके बाद क्या होगा, फिर कुछ हद तक जो अंदर सेंटर में जो उनकी फोर्सेस है वो बाहर निकलेंगी। दूसरे फेज में ये चीज है कि जब वो हो जाएगा तो 15 दिन के बाद अगला फेज स्टार्ट होगा, फिर एड की ट्रक्स दी जाएंगी। इन सभी सुविधाओं के बाद तीसरा फेज आता है, जहां पूरी तरह से इनकी फोर्सेस भी बाहर आ जाएंगे और जो बाकी लोग हैं वो भी वापस कर दिए जाएंगे। तो बाकी ट्रूप सेकंड फेज में वापस होंगे। बाकी जो हॉस्टेज हैं, अभी बूढ़े बच्चे, औरतों को छोड़ा जाएगा। जब ये पूरा होगा 15-16 दिन के बाद, तब दूसरा फेज आएगा, जहां पे पूरा का पूरा ट्रूप इजराइल वापस खींच लेगा और बदले में हमास सारे के सारे जो उन्होंने लोगों को अगवा किया है वो वापस सौंप देगा। तीसरे फेज में फिर गाजा का रिकंस्ट्रक्शन होगा, जो इजिप्ट और यूएन मिलकर करेंगे, कतर के साथ मिलकर। इसकी गारंटी कौन ले रहा है? इजिप्ट, कतर और यूएसए। तो अभी 600 ट्रक डेली बेसिस पे वहां जाएंगे। तो 3 फेज में ये सीजफायर एग्रीमेंट हुआ है। कहां पर हुआ ये आप समझ गए। गाजा स्ट्रिप कहां पर है? ये रही गाजा की स्ट्रिप। यहां पर कौन सा इलाका है? ये है गल्फ ऑफ अकाबा, ये है गल्फ ऑफ स्वेज, ऊपर स्वेज कनाल जाता है। ठीक है, यहां पर अगर आप देखो मैप में, ऑलरेडी मैं आपको क्लियर कर दिखाता हूं। अगर इस मैप को देखो, ये रहा गाजा का इलाका, ये वेस्ट बैंक है। ठीक है, ये डेड सी है, नीचे रेड सी है। वेस्ट बैंक पे कौन है? फाता है। ठीक है, तो गाजा में एरेज क्रॉसिंग कहां पर है? राफा क्रॉसिंग कहां पर है? गाजा सिटी कहां पर है? खान यूनिस एक इंपॉर्टेंट शहर है, वो भी याद रखिए, यहां पर खान यूनिस है। मेडिटेरेनियन सी से इसकी बाउंड्री लगती है। तो ये लोकेशन गाजा की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो गाजा स्ट्रिप पे किसका कंट्रोल है? एंट्री कहां कहां से होती है? ये जो बॉर्डर है ना गाजा और इजिप्ट का, इसे फिलाडेल्फिया कॉरिडोर कहते हैं। फिलाडेल्फिया कॉरिडोर, ये वो इलाका था जो पहले डीमिलिटराइज जोन था। ठीक है, तो फिलाडेल्फिया कॉरिडोर कहां है, हमास कहां ऑपरेट करता है, गाजा कहां पर है, ये आप समझ गए होंगे। इसके नीचे सऊदी अरबिया है, सऊदी अरब से ऊपर जॉर्डन है, जॉर्डन के साइड में यहां आपको इजराइल देखने को मिलेगा। इजराइल और इजिप्ट की साइड से यह छोटी सी गाजा स्ट्रिप है, जिसको ओपन एयर प्रिजन भी कहते हैं। ये डिस्कस हुआ। आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अब फिर बारी आती है डिगो ग्लेशियर की, जो चेगोज आइलैंड का सदर्न मोस्ट आइलैंड है। हमने देखा था कि सबसे नीचे चेगोज आइलैंड है। कहां पर है? तो आपको इस तरफ यहां देखने को मिलेगा, मॉरिशस के ठीक ऊपर यहां पर चेगोज आइलैंड है। और इसी में डिगो ग्लेशियर है, जो इनका एक बॉम्बर बेस है यूएस का। तो उनको बहुत ज्यादा पावर ही प्रोवाइड करता है इस रीजन में। सब कुछ वो मैनेज कर सकते हैं, चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं। इसलिए चेगोज आइलैंड में उनका होना, अंडमान निकोबार आप देख रहे हो, आप मालदीव्स देख रहे हो, सेचेल्स देख रहे हो, तो उस पूरी रीजन में यहां पर आपको देखने को मिलेगा। देख रहे हो, यहां से जस्ट इधर आ जाओ,
या जस्ट नीचे इसके आपको यहाँ को देखने को मिलेगा ये आइलैंड ग्रुप, थोड़ा सा ही नीचे है इस रीजन से, लक्षद्वीप के आ गए, अंडमान निकोबार के नीचे आ गए। तो ये आपको चेगोज आइलैंड इन सेंट्रल पैसिफिक ओशन, देखो पैसिफिक ओशन के ठीक बीचों बीच लोकेटेड है ये चेगोज आइलैंड। इसी में डिकोग्रेशन का सदर्न मोस्ट पॉइंट है, जहां पर कुछ मछुआरों को पकड़ा गया था जो वहां पहुंच गए थे। और ये बहुत दुखद है कि देखो अभी तक जो डेवलप कंट्रीज उन लोगों ने इतना पकड़ अपना यहाँ पे हर जगह अपनी बेस खड़ी कर रखी है और इन एरियाज पे कब्जा जमा के रखा हुआ है। तो अगर आपसे डिकोग्रेशिया पूछा जाए, चेगोज आर्किपेलागो पूछा जाए कहाँ पर है, इज इन सेंट्रल इंडियन ओशन या पैसिफिक में है या अटलांटिक में है, ये क्लियर होना चाहिए। हमने एक अफ्रीकन आइलैंड के बारे में बात की जो यहाँ लोकेटेड है, क्या नाम है भाई उसका, वो अटलांटिक में पैसिफिक में, तो यहीं पर आप फंसोगे, पैसिफिक कहां पर है, अटलांटिक कहां पर है, कौन सा आइलैंड कहां पर है, ये याद रखना जरूरी है, ठीक है। और अगला टॉपिक आता है सऊदी अरब के बारे में। सऊदी अरब ने इंडियन गवर्नमेंट के साथ हज एग्रीमेंट पूरा कर लिया, तो अगले साल 2025 में 1,75,000 के आसपास जो इंडिया से जो हज पिलग्रिम करना चाहते हैं वो श्रद्धालु जाएंगे, कहाँ जाएंगे, सऊदी अरब में मक्का मदीना जो सबसे इंपॉर्टेंट होलीएस्ट इस्लामिक साइट्स हैं उनके ऊपर जाएंगे। तो एग्रीमेंट होने का मतलब है कि इंडिया से जो लोग पिलग्रिमेज करना जाना चाहते हैं, हज करने जाना चाहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छी ये खबर है और इंडिया ने सऊदी अरब के साथ ही एग्रीमेंट कर लिया है। अब सऊदी अरब को देखो, सऊदी अरब किसके किसके साथ बाउंड्री शेयर करता है, कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है। तो सऊदी अरबिया एक ऐसी कंट्री है जो आपको रेड सी से लेके पर्शियन गल्फ तक स्प्रेड है। इसकी बाउंड्री आप देखो ऊपर जॉर्डन, इराक, कुवैत, अब कतर, मैरीटाइम बाउंड्री देखोगे तो इनकी बहरीन से, यूएई से, ओमान से, यमन से, पूरे रीजन के साथ इनकी बाउंड्री शेयर होती है। और ये बहुत ज़्यादा पावरफुल इसलिए भी हो जाते हैं क्योंकि इनका हर इलाके में लगभग इनकी पहुंच है। इनकी कैपिटल रियाद है, दो सबसे इंपॉर्टेंट होलीएस्ट जो साइट्स हैं इस्लाम की, मक्का और मदीना, यहीं पे लोकेटेड है। तो ये हो गई कहानी सऊदी अरब की। इंपॉर्टेंट डेजर्ट में रूबल खाली डेजर्ट है, अन नफूद डेजर्ट है, ये भी इंपॉर्टेंट लोकेशन है जो सऊदी अरेबिया में है। सऊदी अरेबिया की लोकेशन का आपको पता लग गई, इजराइल इसके ठीक ऊपर है। यहाँ जाते जो ऊपर तो गल्फ ऑफ अकाबा आएगा, रेड सी के ऊपर, गल्फ ऑफ अकाबा के ऊपर इधर आओगे तो आपको दिखेगा कौन सा गल्फ, स्वेज। तो ये सारी चीजें याद रखिएगा। सऊदी अरब के साथ कौन सा एग्रीमेंट हुआ, हज एग्रीमेंट, ऑब्वियसली और किसी के साथ कर नहीं सकते, साइट्स वहीं पर है तो उन्हीं के साथ ही एग्रीमेंट होगा। तो ये बातें हो गई सऊदी अरब की, इजराइल गाजा के सीज फायर की। और इन सभी लोकेशंस को जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं, जहां जहां हमने चीजों को डिस्कस किया है, चाहे काबो वर्दे है कहां पर ये लोकेटेड है, इंडोनेशिया की बात हो गई कहां पर है ये, ठीक है, आपने चेगोज आर्किपेलागो ढंग से देखा। तो इन सभी चीजों को आप एक बार मैप पे लोकेट कर लीजिए और पिछले हफ्ते के साथ रिवाइज जरूर करिए। अगला एक लोकेशन वो इंडियन लोकेशन है, इट इज अबाउट सेमोरे टनल। जेमोर टनल यानी जेड की तरह शेप टनल है, जो असल में कहां बनाया गया है, तो ये असल में कोशिश की गई है कि लद्दाख कश्मीर का जो रीजन है वहां पर ऑल वेदर कनेक्टिविटी बढ़ाई जाए, ताकि हमारे जो भी मिलिट्री की रिक्वायरमेंट है या जो इवन सिविलियन लोगों की रिक्वायरमेंट है पूरी हो सके। तो ये कंप्लीट हुआ, इसको प्राइम मिनिस्टर मोदी वहां पहुंचे। ये जेड शेप है इसका नाम, इसलिए जेड मोर टनल आप कह सकते हो। जोजिला प्रोजेक्ट की तरह देखा जाता है, श्रीनगर को लद्दाख से जोड़ता है। 6.5 किलोमीटर का जेमोरी टनल है, कहां पर, गंडरबाल डिस्ट्रिक्ट जम्मू कश्मीर में, वहां पर था ये। और ये सोनमर्ग के साथ कनेक्ट कर रहा है गंदरबाल डिस्ट्रिक्ट को। तो पूरा लद्दाख से लेकर श्रीनगर तक कनेक्टिविटी डेवलप हो जाएगी, साल भर कनेक्टिविटी रहेगी, तो मिलिट्री मूवमेंट को बहुत ज्यादा सहूलियत हो पाएगी। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन है ये जेमोरे टनल। कहां पर है, इट्स इन कश्मीर। तो ये लोकेशन भी आप याद रखिए। हालांकि आईआर के डिस्ट्रिक्ट से इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये भारत की मिलिट्री को इतनी कैपेसिटी प्रोवाइड करेगा कि साल भर वो अपने बेसिस को अगर सप्लाई दे के जाना है तो वो जा सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है जेमोरे टनल के बारे में। तो आप चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं हमारा टेलीग्राम चैनल PWOnlyIAS ऑफिशियल। और आप बताइए कमेंट सेक्शन में आपको वीडियो कैसा लगा, आपका कोई सजेशन है, कुछ आप चाहते हैं तो बताइए। We'll try to cover all regions of the world in one by one videos. Thanks for watching and have a nice day.